Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel on Chemical City. आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कास्टिक सोडा इंडस्ट्री। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो हम इसमें जानेंगे कि कास्टिक सोडा होता क्या है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी मैन्युफैक्चरेशन क्या है और उसके बाद उसकी फ्लोट शीट डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले कास्टिक सोडा। व्हाट इज़ कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा इज़ एन अल्कली सॉल्ट विच इज़ कॉल्ड ले। तो ये क्या है? ये एक अल्कली सॉल्ट है जिसकी वजह से हम इसे ले कहते हैं। ले की अगर हम बात करें तो ये एक कदीम ज़माने में ये रेफ़र किया जाता था फॉर द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अब कॉमनली नाउ द डेज़ कॉमनली ये यूज़ किया जाता है कास्टिक सोडा के लिए। और कास्टिक सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है और ये इसका केमिकल नेम भी है कास्टिक सोडा का। इसके अलावा ये जो है ड्यू टू इसका नेम ये किस वजह से दिया गया है, इसको क्रोसिव नेचर की वजह से। अब क्रोसिव नेचर कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये टच करता है किसी भी चीज़ को, जैसे एनिमल्स टिश्यू को या प्लांट्स को, इवन के जब ह्यूमन स्किन को टच करता है तो ये बर्निंग काज करता है, उनकी स्किन को डैमेज होने की वजह बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसे क्रोसिव नेचर कहा गया है। तो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इसकी, और तो इसकी वजह से ही इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका केमिकल फार्मूला है। अगर मैं इस स्लाइड से हट के आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ इसके बारे में तो वो कुछ यूँ है कि हम इसे एस्क्यूरेट का नाम भी देते हैं और इसके अलावा सोडियम हाइड्रेट भी कहते हैं। इसके अलावा ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होने के साथ साथ ये एक आयनिक कंपाउंड भी है। आयनिक कंपाउंड किस तरह से है? जब हम इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो ये हमें आयंस प्रोवाइड करता है। सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है विद द रेशियो ऑफ 1:1। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ इसकी जो pH है वो 13 है। इसके अलावा ये डैमेज करता है प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह की डिस्ट्रोरेशन की वजह बनता है, डीनेचुरेशन की वजह बनता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल इसकी जो प्रोडक्शन के दौरान, इसके प्रिपरेशन के दौरान हमारे पास दो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। एक है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं इस स्लाइड में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। होता क्या है कि जब भी हमने इनकी प्रोडक्शन करनी होती है, हम कोई भी कॉमन साल्ट लेते हैं। जैसे अगर हमने NaCl की प्रोडक्शन करनी है तो हम कॉमन साल्ट कौन सा लेंगे? NaCl। कोई कॉमन साल्ट सोडियम लेंगे जो सोडियम कंटेन करता होगा, ठीक है। तो हमने इसका रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जब हम इसका रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट होगा, जैसे कि 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बताया गया है। तो हमारे पास जो ऑब्टेन होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, सोडियम सल्फेट वगैरह प्रोड्यूस होगा। और जब ये सल्फेट हमारे पास क्रश किया जाता है या फिर हम इसे लाइमस्टोन और चारकोल के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद इसको हीटअप करते हैं तो हमारे पास ऐश प्रोड्यूस होती है और उस ऐश में जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह ये इसका रॉ मटेरियल है। उसके बाद इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये बता रही है कि ये वाइट सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है जो कि 591 केल्विन है। उसके बाद ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। और इसके बाद इसके टेस्ट की बात की गई है तो टेस्ट के लिहाज से किया जाता है बिटर होता है। उसके बाद इसकी टच की बात की गई है तो ये सोपी होता है, यानी कि सोप लाइक फील होता है जब हम इसको टच करते हैं। उसके बाद ये हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, लेकिन बहुत ही कम सॉल्युबल, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता भी है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर, मॉडरेट सॉल्युबल है। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि नेचर वाइज ये क्या होता है? अल्कलाइन होता है। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है इसके मेल्टिंग पॉइंट बताए गए हैं, मोलिकुलर मास डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बताया गया है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3.18 है डिग्री सेल्सियस है। मोलिकुलर वेट जो है 39.91 है। डेंसिटी जो 2.13 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1.308 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बताया गया है कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? तो हाइग्रोस्कोपिक ऐसे साल्ट होते हैं जो कि
सराउंडिंग से नमी या मॉइस्चराइजेशन वगैरह को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको अब्जॉर्ब करने के बाद खुद जो है वो वेट प्रोसेस में वेटी नज़र आते हैं, यानी कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे साल्ट जो कि सराउंडिंग से पानी रिसीव करते हैं और खुद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने कभी लेबॉर्ट्री में देखा हो, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉल्ट फॉर्म में होता है, अगर हम इसको लेबॉर्ट्री में ओपन रखते हैं, खुला किसी खुली जगह में रखते हैं, तो क्या होता है कि ये आफ्टर कुछ टाइम गुजरने के पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ये तो ये इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर। उसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन विद एसिड्स, अब ये जो है NaOH ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट एसिड की बात कर लेते हैं, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड क्या होता है? अगर हम प्रोटिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो जब हम उनको आयनाइज करें तो आयनाइज करने पे वो हमें प्रोटॉन दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन में देखें तो हमने सोडियम कास्टिक सोडा का रिएक्ट करवाया है HCl के साथ। ये HCl यहाँ पे प्रोटिक एसिड का काम कर रहा है। इस तरह काम कर रहा है, जब हम इसकी आयनाइजेशन करेंगे तो ये हमें एक प्रोटॉन देगा H+ की फॉर्म में, साथ में क्लोरीन रिलीज़ होगा, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये आगे रिएक्शन बताया कि इनका NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्शन करता है एसिड्स ऑक्साइड के साथ। अब एसिड ऑक्साइड क्या होते हैं? ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनका जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो हम एसिड बनाए, पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए। ऐसे जो ऑक्साइड हैं वो, जैसे यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड लिया गया है, तो जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? ये एसिड बनाता है। तो यहाँ पे हमने ये क्या लिया? एसिड ऑक्साइड लिया है। ये जब NaOH एसिड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? Na2SO3 बना देगा और साथ में वाटर बना देगा, यानी कि सोडियम सल्फेट बना देगा और साथ में वाटर बनाएगा। अब ये जो रिएक्शन है, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो किस लिहाज से बेनिफिशियल है कि ये इन्वायरमेंट को साफ़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है ये रिएक्शन। इससे जो प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है, तो इंडस्ट्रीज़ के काम करने की वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये रिएक्शन, इनमें जो प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? इन पैदा होने वाली हार्मफुल गैसेस को कम कर रहे हैं, इनको रिमूव कर देते हैं, इनको स्क्रबर के तौर पे काम कर रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बताई गई है कि ये रिएक्शन करता है विद मेटल्स एंड ऑक्साइड, मेटल और मेटल ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे एक मेटल ली गई है, आयरन मेटल ली है, हमने उसका रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, तो ये मेटल ऑक्साइड बना है। साथ में Na जो है ये रिलीज़ हुई है, सोडियम और साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज़ हुई है, प्रोडक्ट बना है। इससे ये जो लास्ट वाला एसिड है, लास्ट वाला जो रिएक्शन है, इसकी एक जो खसूसियत ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसकी परफॉर्मेंस के लिए। अब हम इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी प्रिपरेशन डन होती है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और उसकी जो सोडियम कंटेन करता हो और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या हो जाती है? हमारे पास NaOH कंटेन बन जाता है। यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है कास्पर क्लीनर डेथ प्रोसेस, दूसरा जो है नेल्सन डायाफ्राम सेल है, इसमें इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो क्लोर अल्कली प्रोसेस है। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस के दौरान हम जो सेल यूज़ करते हैं उससे, तो ये जो सेल यूज़ हो रहा है नेल्सन डायाफ्राम सेल, इस सेल की वजह से इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस है। और जो तीसरा प्रोसेस है वो है क्लोइंग प्रोसेस। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेल्सन डायाफ्राम सेल, यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस के ज़रिए हम प्रिपरेशन करेंगे कास्टिक सोडा की। तो ये वो मेथड है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम क्यों रखा गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर जो है वो निकला है क्लोरीन से और जो अल्कली है वो स्टैंड करता है फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास 2 मेजर प्रोडक्ट बनती है, एक जो होती है वो क्लोरीन गैस होती है और दूसरी जो है वो NaOH होती है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस का नाम हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस रखा है। उसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द प्रोसेस इन एक्वस NaCl ब्रांड।
इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल होता है जिसके अंदर हम ब्राइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमारे पास NaOH प्रोड्यूस होता है। अब आप सोचेंगे ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन जो है ये साल्ट का वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करवाने से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसे हम NaCl यानी कि ब्राइन कहते हैं। अगर हम अपेटिस की बात करें, सबसे पहले मैं आपको इसका अपेटिस बताती हूँ। तो अपेटिस क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल होता है, उसमें हमारे पास 2 एनोड और 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जिनको हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं। बैटरी के साथ जोड़ने के बाद जो एक एनोड के तौर पे काम कर रहा होता है, एक कैथोड के तौर पे काम कर रहा होता है। जो एनोड के तौर पे काम कर रहा होता है वो कार्बन या ग्रेफाइट से लाइन होता है या फिर उसके ऊपर कोटिंग होती है टिन वगैरह की, ठीक है। तो उस टिन ऑक्साइड वगैरह की कोटिंग होती है। और दूसरी तरफ जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो स्टील मैश का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें पोरस डायाफ्राम ऑफ एस्बास्टियस आर, तो इनके दरमियान में एक डायाफ्राम लगा हुआ होता है जो कि एस्बास्टियस होता है या फिर मेटल ऑक्साइड का होता है। और इसका काम क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का बना होता है। इसका काम क्या होता है कि इसमें सेपरेट करना होता है एनोड को कैथोड को एक दूसरे से सेपरेट करना हुआ होता है, ठीक है। डायफ्राम प्रिवेंट हाइड्रोक्साइड आयन एंट्रिंग एनोड। और इसका ये लगाने की वजह क्या है, ये लगाने की वजह ये है कि जो एनोड में प्रेजेंट है हाइड्रोजन आयन वो कहीं कैथोड में ना चले जाए, और जो कैथोड में मौजूद क्लोराइड है वो कहीं क्लोराइड की प्रिवेंशन करता है एंट्रिंग इनटू द सेल, यानी कि इस सेल के अंदर इंटर होने से बचाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा सैचुरेटेड ब्राइन इंटर इन नोड कंपार्टमेंट वेयर क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस। तो उसके बाद इसमें होता क्या है कि हम एनोडिक पोर्शन जो होता है उसके अंदर हम NaCl को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके अंदर पहले से वाटर प्रेजेंट होता है। NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जैसे होती है क्लोरीन प्रोड्यूस होता है और एक सोडियम आयन प्रोड्यूस होता है। जो सोडियम आयन प्रोड्यूस होता है वाटर की भी आयनाइजेशन होती है, वाटर की आयनाइजेशन होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है H+ आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। अब ओबियसली हमने क्या बनाना है, हमने सोडियम और OH का रिएक्टर बनाना है तो हमारे पास NaOH बन जाएगी। अब होता क्या है कि जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाके वो क्या करती है, वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद वो ऊपर मौजूद जगह से रिलीज हो जाती है गैस की फॉर्म में, ठीक है, गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। और इस तरह जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उसमें क्या होता है, कैथोडिक डिपार्टमेंट है, उसमें भी जो होता है वो H+ जो आयन होता है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है ऊपर से हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो ये रिएक्शन बताए गए हैं। जो नोड होता है ना उस पर क्या होती है क्लोरीन, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, और जो कैथोड होता है उस पर क्या होती है, उस पर रिडक्शन होती है। क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो उसने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसकी आयनाइजेशन हो गई वाटर की। तो उसके बाद Na ने रिएक्ट कर लिया OH के साथ और हमारे पास NaOH बन गई। और नीचे ओवरऑल रिएक्शन बताया गया कि जब ओवरऑल रिएक्शन में क्या था, हमने वाटर चूज़ किया और NaCl को चूज़ किया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी जो हमें रिक्वायर्ड था, और H2 और क्लोरीन गैस, ये दोनों गैस की फॉर्म में निकली जो कि हमने ऊपर से कलेक्ट कर ली। तो ये था इसका प्रोसेस। ये डायग्राम बताई गई है। डायग्राम में अगर आप देखें ये एनोडिक एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस बताया गया है, आप इसको पढ़ने से आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फ्लो शीट डायग्राम की, तो फ्लो शीट डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या लेना है, हमने प्योर ब्राइन लेना है, ठीक है, यानी कि हमने NaCl लेना है और उसके साथ ब्राइन लेना है। ब्राइन में क्या चीज़ होती है, NaCl होता है, उसके साथ हमें रिएक्ट करवाना है वाटर का। जब हम इसका रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्राइन। तो जब हमने इसका रिएक्ट करवाया ब्राइन तो बन गया। अब जो NaCl था वो तो प्योर था, लेकिन जो वाटर है वो इम्प्योरिटीज़ कंटेन कर सकता है, ठीक है। उसमें कैल्शियम और कैल्शियम के अलावा और भी बहुत सारी जो है मैग्नीशियम वगैरह इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाना है प्योरीफायर के अंदर, ठीक है। जब हम इसको प्योरीफायर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें एक रोटेटर लगा हुआ है।
और इसके अलावा हमने इसमें एक जो है रॉ मटेरियल ऐड करना है। वो रॉ मटेरियल क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। इसको हमने ऐड करना है। ये सोडियम कार्बोनेट एक्चुअल में क्या काम करेगा, ये जो वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ है उनको सेपरेट कर देगा ब्राइन से और वाटर वगैरह से, ठीक है। उनको सेपरेट कर देगा और वाटर को क्या कर देगा, ब्राइन को बिल्कुल प्योर कर देगा। तो यहाँ से जो हार्मफुल थिंग्स होंगी वो इधर रह जाएंगी और आगे ब्राइन जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा फ़िल्टर के अंदर। फ़िल्टर के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं तो मज़ीद उसकी प्योरीफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद हमें ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवा देना स्टीमर के अंदर। स्टीमर के अंदर क्या होगा कि इसका ब्राइन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा फर्दर रिएक्शन के लिए, ताकि वो आगे जाके डिकम्पोज हो सके। उसके बाद हमने स्टीमर के बाद उसकी नेक्स्ट एंट्री हुई कहाँ पे, डायाफ्राम सेल के अंदर। अब डायाफ्राम सेल कैसे काम करता है ये सारा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस डायाफ्राम सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और साथ में अनोडिक चैम्बर से क्लोरीन गैस भी रिलीज़ होगी। अब ये जो NaOH बना है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। तो इस सोल्यूशन के दौरान जो हमने सोल्यूशन एट द एंड कंटेन किया है NaOH का, वो भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसमें भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हैं और इम्प्योरिटीज़ होने के साथ साथ उसमें एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो NaCl की, तकरीबन हाफ एंड हाफ अमाउंट जो है वो NaCl की भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्योरीफिकेशन के लिए और बहुत सारी कंसनट्रेशन NaOH हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा देना है इवेपोरेटर के अंदर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स के अंदर, जहाँ पे क्या होगा, NaOH में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो स्टीम की फॉर्म में ऊपर से निकल जाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ से इस वाले इवेपोरेटर से 50% NaOH क्या होंगे, फॉर्म कर लेंगे। 50% हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें 50% मिल गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी प्रेजेंट थी जो मैंने आपको बताई। वो क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट थी, ठीक है। अब हम उस NaCl का क्या करेंगे, अब देखो वो NaCl हमने पहले भी यूज़ किया था ब्राइन बनाने के लिए। ब्राइन का NaCl का हमने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ। तो अब ये जो NaCl प्रेजेंट है इसको हम ज़ाया तो नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमने इस NaCl को नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज में इंट्रोड्यूस करवा देना है। अब सेंट्रीफ्यूज क्या काम करता है, ये काम करेगा, ये इसका काम है ट्रीटमेंट करना है NaCl की, ठीक है। NaCl की ट्रीटमेंट करना यानी इसमें जो भी ड्राई पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है उन सबको रिमूव करवाना है। तो ये सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा, ये उस NaCl को बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो साफ़ कर देगा। इसमें जो भी ड्राई या सॉलिड या पार्टिकल प्रेजेंट है उन सबको रिमूव करवा देगा। और उसके बाद हमने इस जो NaCl हमारे पास प्योर हो जाएगा उसको हमने इंट्रोड्यूस करवा देना साल्ट सैचुरेटर में, ठीक है। उसके बाद ये साल्ट सैचुरेटर में आएगा, उसके बाद फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद कॉन्स्टेंट टैंक में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा NaCl, ठीक है। यहाँ पे वो स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक दूसरा मेथड हमने देखा था जिसे हम कास्टन क्लीनर मेथड कहते थे। अब वो जो मेथड है वो बिल्कुल ये नेल्सन डायाफ्राम सेल की तरह काम करता है, लेकिन उसमें एक जो है एडिशन ये थी कि उसके बॉटम में मर्क्यूरी प्रेजेंट था, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने से पहले सोडियम अमलगम बनता है, यानी कि सोडियम जो होता है वो रिएक्ट कर लेता है मर्क्यूरी के साथ और मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करने की वजह से मर्क्यूरी अमलगम बनता है। तो यहाँ पे जो हमने कॉन्स्टेंट टैंक के अंदर NaCl को स्टोर किया था हमने वो यूज़ किया और हमने वो यूज़ करते हुए उसको मर्क्यूरी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम मज़ीद जो है वो NaOH बना सकें। अब इसके अंदर क्या हुआ, हमने NaCl ऐड करवा दिया, वाटर इसमें प्रेजेंट था और मर्क्यूरी भी प्रेजेंट थी। सोडियम ने रिएक्ट कर लिया मर्क्यूरी के साथ। जब उसने मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट किया, मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करने की वजह से उसने सोडियम अमलगम बनाया। अब जो कंपाउंड बना हमारे पास सोडियम अमलगम, वो डायरेक्ट मर्क्यूरी सेल के बाद वो गया डाइनिंग टावर में। अब डाइनिंग टावर क्या काम करता है, इसका काम होता है ये कि इसने सेपरेट करना होता है सोडियम अमलगम को और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना होता है, यानी कि Hg को या मर्क्यूरी को सोडियम से अलग करना होता है। ये क्या करता है, ये जो मर्क्यूरी है उसको सोडियम से अलग करता है और इसको बैक मर्क्यूरी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता है, यानी कि वो बैकवर्ड मूव करता है और Hg वापस मर्क्यूरी सेल में चली जाती है। और यहाँ पर क्या रह जाएगी, फिर Na रह जाएगी और उसमें वाटर प्रेजेंट था, तो वो वाटर की डिकम्पोजिशन होगी, H+ और OH आयन रिलीज़ होंगे। Na जो होगा, सोडियम जो होगा वो रिएक्ट कर लेगा OH आयन के साथ, और जब OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी और ऊपर से जो H2 बचा वो गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो गया। उसके बाद जो NaOH बनेगी उसको हमने नेक्स्ट फिल्टर में से गुजारना है और फिल्टर में से गुजारने के बाद वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा और प्योर फॉर्म में आने के बाद हमारे पास 70% कास्टिक सोडा प्रोड्यूस्ड होगा।
अब अगर आप गौर करें तो दोनों सेल के दौरान कास्टिक सोडा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो डायफ्राम सेल में कास्टिक सोडा प्रोड्यूस हुआ वो 50% प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन जो मरकरी सेल में प्रोड्यूस हुआ वो 70% प्रोड्यूस हो रहा था। अब अगर एक आप और बात पे गौर करें तो दोनों सेल की प्रोडक्शन के दौरान, दोनों सेल्स में NaOH की प्रोडक्शन के दौरान हमारे पास क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो रही है। अब हम क्लोरीन को वेस्ट तो नहीं कर सकते, क्लोरीन और बहुत सी मैन्युफैक्चरेशन में इस्तेमाल होती है, तो हम क्या करेंगे, एक पाथवे के ज़रिए हम क्लोरीन को जो है वो सेपरेट कर लेंगे लिक्विड फॉर्म में और उसकी स्टोरेज कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरेशन के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लोरीन को वेट करेंगे जो गैस की फॉर्म में निकली, उसको वेट करने के बाद उसको ड्रायर में से गुजारा, ड्रायर में से गुजारने के बाद उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमने उसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया ताकि एक्सप्रेशन हो सके। तो ये थी इसकी फ्लोशीट डायग्राम। अब नेक्स्ट हम इसके एट द एंड बात करते हैं यूजेस की। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इस क्लींजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, इसके अलावा वॉशिंग सोडा के तौर पे भी काम कर रहा है, उसके अलावा ये लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पे काम कर रहा है और एक्सट्रैक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम की बाय प्योरीफाइंग बकेट्स की प्योरीफिकेशन के दौरान भी ये जो है एल्यूमिनियम जो है ये प्रोड्यूस हो रही है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कर रहा है। इसके अलावा ये प्रोडक्शन कर रहा है सोडा लाइम की, पेंट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरेशन में यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल वगैरह की मैन्युफैक्चरेशन में यूज़ हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं कुछ और इसके यूज़ की बात करूं तो ये डिग्रीजिंग के लिए भी यूज़ होता है। डिग्रीजिंग क्या होता है, जो मेटल वगैरह है उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसके ऊपर ग्रीस लग जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये सिंथेटिक फाइबर्स में यूज़ होता है, डाइज वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है और ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को रोकने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आई होगी।